नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय यूजी इकाई मंडी में यूजी कक्षाओं के परीक्षा परिणामों में आ रही अनियमितताओं के विरुद्ध वल्लभ कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी के जिला संयोजक निशांत गुलेरिया उपस्थित रहे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित परिणाम को लेकर रोष व्यक्त किया। उन्होंने इस परिणाम को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रशासन को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि परिणामों में आ रही अनियमितता को लेकर उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रणाली को लेकर लागू किया गया था और ऑनलाइन सिस्टम शुरू होते ही शिक्षा के लिए छात्रों को सरदर्द जो है लगातार बना हुआ है। इस वल्लभ महाविद्यालय में छात्रों द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन आज यहाँ पे महाविद्यालय परिसर में किया जा रहा है। उसका जो सीधा साधा यहाँ पे जो कारण है वो जो है परीक्षा के खराब परिणामों के कारण है। हम देखते हैं कि अभी 25 नवंबर, आज दिनांक 25 नवंबर, तो अभी 20 नवंबर में जो है परीक्षा के परिणाम आते हैं और लगभग 90% परिणाम जो में छात्र हैं वो सभी जो है 5 से 6 सब्जेक्टों में फेल है। हम इस विश्वविद्यालय, शिमला विश्वविद्यालय को यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं कि जो परीक्षा के खराब परिणामों हैं उन पे अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो विश्वविद्यालय परिषद एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है पूरे उग्र आंदोलन के साथ चक्का जाम करने से भी पीछे गुरेज नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि सितंबर और अगस्त में जो है हमारे परीक्षा के परिणाम आते थे, लेकिन एक लेट परीक्षा परिणाम आने के बावजूद जो स्टूडेंट जो है हमारे अपने मिड टर्मों की तैयारियां कर रहा होता है, इसने जो प्रैक्टिकल फाइलें तक तैयार कर ली होती है, उसे देखना पड़ता है कि वो जो 5 सब्जेक्टों में फेल है, 6 सब्जेक्टों में फेल है, उसे जो है ऐसे किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो अगर 5 सब्जेक्टों में फेल है। ये दिखने सी बात है कि अगर 100 में से 40 बच्चा भी अगर फेल होता है तो चलो एक ठीक बात है, चलो ये, लेकिन 100 में से अगर 5 बच्चा ही पास हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस विश्वविद्यालय को लेकर। बहुत से बच्चे यहाँ पे, क्या लगता है किस तरह से पेपर चेक हुएंगे? पेपर ये जो ऑनलाइन माध्यम है इसका सख्त विरोध जो आज विद्यार्थी परिषद द्वारा किया जाएगा। जो ऑनलाइन प्रणाली है जिस द्वारा जो है एक लेट परीक्षा, तो ऑफलाइन हुए थे, पेपर तो ऑफलाइन हुए, लेकिन जो चेकिंग की जो प्रणाली है ऑनलाइन की गई और कंप्यूटर में पेपर चेक हुए। इसका जो है कड़ा विरोध जो विद्यार्थी परिषद आज यहाँ पे कर रही है और आने वाले समय में जो विद्यार्थी परिषद सख्त से सख्त आदेश करती है और सख्त से सख्त कि आने वाले समय में उग्र से उग्र आंदोलन जो है विद्यार्थी परिषद करने से गुरेज नहीं करेगी। विश्वविद्यालय की यूजी यूनिट के द्वारा पूरे प्रदेश भर में जो कि एक मुहिम छिड़ गई है विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों के विरुद्ध, उसी के अंतर्गत विश्वविद्यालय में आज एक धरना प्रदर्शन करने जा रही है। ज्ञात हो कि बीते 2 दिनों में विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा यूजी के बीकॉम तथा बीएससी के नतीजे घोषित किए गए। नतीजों में गड़बड़ी साफ नजर आई, जहां 90% लेने वाले विद्यार्थियों को भी फेल कर दिया गया और लगभग 85% जो युवा हैं, छात्र हैं, जो प्रदेश के विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें फेल कर दिया गया। आज के इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहती है कि अगर जल्द से जल्द इन अनियमितताओं को सुधारा नहीं गया तो विद्यार्थी परिषद और उग्र आंदोलन करेगी, जिसके लिए केवल और केवल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रशासन ही उत्तरदायी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने के बाद जहां चुनावी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई थी, तो वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों से स्ट्रांग रूम में कैद ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े करते हुए स्ट्रांग रूम के बाहर जो है तंबू लगाकर पहरा देना शुरू कर दिया। 3 लेयर सुरक्षा के बीच रखी गई ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को शक के घेरे में लेते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 8 दिसंबर मतगणना तक इसी तंबू को रहने के लिए ईवीएम की सुरक्षा करने के लिए दम भर रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में चुनावी हार के चलते इसे बौखलाहट करार दिया। सब कांग्रेस की बौखलाहट है और कांग्रेस को अपना आईना चुनाव के दौरान दिख गया है
और जगह जगह हर प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हर कंस्टिट्यूंसी में जो माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उससे ये तय हो गया कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो बड़े बड़े दावे कांग्रेस के लोग कर रहे थे उनकी पोल खुल गई है और उनको भविष्य भी दिख गया है। इसलिए उन्होंने पहले तो वो ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते थे चुनाव के बाद, इसलिए अब चुनाव के पहले ही उन्होंने ईवीएम के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू किए हैं, जो कि अपनी हार की वो जस्टिफिकेशन बताने का ही उनका एक माध्यम है। जी शुक्ला जी का जो बयान, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की खरीद फरोख्त करने की आवश्यकता नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी इस खरीद फरोख्त की संस्कृति की पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मूल्यों की रक्षा करती है और उसी के आधार पर राजनीति को अपने सार्वजनिक तौर पर और निजी तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी उतारती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर ही 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर प्रदेश में जहां सरकार को फिर से बनाएगी, वहीं जो है एक जीत का नया रिकॉर्ड भी बनाएगी। कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला पुणे की विशेषज्ञ सेवाओं में ली जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला के वैज्ञानिकों का एक दल मंगलवार को 3 दिन के लिए जिले के दौरे पर है, जहां दल एयरपोर्ट रनवे ब्रिज में निर्माण और उससे जुड़े हर पहलू के गहन अध्ययन के बाद व्यावहारिकता रिपोर्ट सौंपेगा। इसके अलावा यह दल परियोजना के पर्यावरण प्रभाव के आकलन और अन्य पहलुओं से जुड़े मुद्दे पर भी परामर्श करेगा। वहीं उपायुक्त ने कहा कि वैज्ञानिकों ने इस दल समेत सभी संबंधी एजेंसियों के साथ मंगलवार को बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, कांगड़ा एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण है उसको पहले चरण में जो हमारा रनवे की जो लेंथ है इस समय 1376 है, उसको 1900 मीटर तक ले जाने का जो प्रयास है वो पहले चरण के अंदर किया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट है वो मांझी खड्ड जो इमीडिएटली लाई करती है एयरपोर्ट के साथ ही उसके ऊपर रनवे को कंस्ट्रक्ट करना एक मेजर चैलेंज है। तो इसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने CWPRS पुणे को एंगेज किया है और उनके जो वैज्ञानिक है वो पिछले कल यहाँ पर आ चुके हैं और उनके साथ और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ पिछले कल एक बैठक की गई है, जिसमें उनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उनको निर्धारित किया गया है कि क्या यहाँ पे एक रनवे ब्रिज जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, यदि हो सकती है तो किस प्रकार से उसका जो स्ट्रक्चर है बनना चाहिए। साथ ही साथ जो एक चैनलाइजेशन की बात की जा रही है मांझी खड्ड की, क्या वो संभव है कि नहीं है, और अगर यदि वो संभव है तो किस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाकर मांझी खड्ड को चैनलाइज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो मेजर्स लिए जाने हैं सिविल वर्क्स की सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, तो उसके लिए भी उनको जो है वो रिक्वेस्ट की गई है। तो अगले 3 दिन तक जो टीम है वैज्ञानिकों की ये वहाँ पे पूरा सर्वेक्षण करेंगे और इनको ऑलरेडी जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोलिक डेटा है वो प्रोवाइड कर दिया गया है और उसके उपरांत ही जो ये रिपोर्ट है वो हमें सौंपेंगे और उसके उपरांत जो फर्दर कार्रवाई है इसमें अमल में। शिमला में क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटलों में कमरों के एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू हो चुके हैं। शिमला के साथ साथ कोफरी के होटल और होम स्टे की एडवांस बुकिंग चल रही है। शिमला शहर के होटलों में करीब 25% कमरे एडवांस बुक हो चुके हैं। मॉल रोड के आसपास के होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% पर पहुंच चुका है। ऐसे में नवंबर माह में ही शहर के बड़े होटल एडवांस में पैक होने की संभावना है। दिसंबर में सैलानियों ने होटल ढूंढने की मुश्किल हो जाती है। इसके लिए उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा का कहना है कि वीकेंड में दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा का टूरिस्ट काफी संख्या में यहां पर आता है और ऑक्यूपेंसी 70% तक पहुंच जाता है। और वही होटल कारोबारी सैलानियों को लुभाने के लिए अपने अपने होटल में डिस्काउंट समेत पैकेज जारी कर चुके हैं। इसमें 20 से 30% का डिस्काउंट दिया जाता है और एडवांस बुकिंग बढ़ गई है। आगामी दिनों में एडवांस बुकिंग में इजाफा होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है।
वीकेंड में तो निश्चित रूप से यहाँ पंजाब और आसपास के इलाकों से लोग आते हैं और 60 to 70% ऑक्यूपेंसी रहती है। और सर, जिस तरीके से हर साल जो है पैकेज जारी करते हैं तमाम जो होटल्स वगैरह न्यू ईयर क्रिसमस के लिए, क्या इस बार भी सब कर रहे हैं। सब होटल में, जिसके भी होटल में बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट्स, हॉल्स हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव होटल में न्यू ईयर्स ईव और क्रिसमस ईव मनाते हैं, तो सब पैकेज देते हैं। तो अभी क्या कुछ उसमें डिस्काउंट वगैरह? अभी जो अर्ली बर्ड है, मतलब जो पहले बुक करा लेते हैं तो उनको 10, 20, 25% डिस्काउंट दे देते हैं। लास्ट में फिर ऑक्यूपेंसी पे डिपेंड करता है कैसा रश है। अगर बात करें तो कौन से जो स्टेट से सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ? ज़्यादातर तो आजकल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ज़्यादा आते हैं। बाकी सब हर जगह से आते हैं, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सब जगह से आते हैं। एडवांस बुकिंग का भी सिलसिला जो है जारी हो गया है, तो कितने तक जो है एडवांस? थोड़ा बहुत 20-25% तक एडवांस बुकिंग भी आ गई है दिसंबर तक की। आने वाले दिनों में कुछ और आएगी। तो क्या उम्मीद है सर कि इस बार? उम्मीद तो है कि चलेगा, पूरा चलना चाहिए, अच्छा चलेगा। तो इलेक्शन के बाद है, पहले थोड़ा सा आचार संहिता की वजह से थोड़ा था तो कम था, लेकिन अभी जो इलेक्शन के बाद आचार संहिता के इलेक्शन होने के बाद है वो कारोबार में उछाल आया हुआ है। शिमला की बात करें तो यहाँ हमारी जो ऑक्यूपेंसी है, हम अपने होटल की बात करें तो अभी 1995 की परसेंटेज जा रही है। और अभी जो दिसंबर का जो सीज़न आगे आना है उसके लिए हमारा अभी से ही एडवांस बुकिंग जो है वो 70% के करीब आ चुकी है। ऐसा लगता है कि इस बार जो है बर्फ़बारी भी कुछ ज़्यादा आसार होने के चांसेस है और अब कारोबार बढ़ने के भी अभी जो भी है वो संभावना ज़्यादा है। तो जिस तरीके से जो हर बार न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए पैकेज जारी किए जाते हैं, तो किस तरीके के वो पैकेज है उसका? हाँ, हमने उसका एक पैकेज सिलेक्ट किया है जो भी हमारा हर साल का रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा बेटर होगा। उसमें हमने पैकेजेस बनाए हुए हैं, जिस हिसाब से हमने पैकेज बनाए हुए हैं तो अच्छी ऑक्यूपेंसी हमारे को मिल रही है उसमें न्यू ईयर के लिए। जी, तो हम गए थे मशोबरा एंड वहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिए थे रेंट में। इट वाज रियली नाइस। वी स्पेंड द नाइट देयर। पूरा रात बदरी थे और दोस्त लोग भी आए थे। हाँ, बहुत अच्छा है पंजाब से। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ थोड़ी ठंड है, इधर ठंड थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो क्या चीज़ आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं? वैसे हम तो अभी आई हैं 10-15 मिनट ही हुई है। जैसे हमने तो यही देखा, पहाड़ दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वैसे बहुत मॉल। कहीं और जाने का इरादा है अभी? हाँ, जाएंगे कहाँ, वैसे अभी तो बाइक पे आए हैं अपनी पे। हम कुर्फी जाएंगे, कुर्फी पे आगे देख। राजधानी में बिना अनुमति लगे पोस्टर, बैनर और होल्डिंग्स पर अब नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा, जिसको लेकर नगर निगम ने इस पर जुर्माना लगाने का भी फैसला लिया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने यह अहम फैसला लिया है। साथ ही कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। नगर निगम की परिधि में कहीं भी होर्डिंग्स, बैनर्स लगाने हो तो उसके लिए हमारे एमसी एक्ट के हिसाब से ही परमिशन लेनी पड़ती है नगर निगम से। और जो होर्डिंग्स शहर में लगी हुई है वो अधिकतर जो है, मैक्सिमम जो है वो विद परमिशन ही होती है नगर निगम की, उसमें परमिशन होती है। बीच में कुछ शिकायतें आती हैं कि जो अनऑथराइज्ड होर्डिंग लगी होती है और उसको हम हटा भी देते हैं। इसमें अभी कुछ माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश थे और उनके आदेश अनुसार हमने आगे भी डायरेक्शंस दी हैं। इसके अंदर जैसा कि अब जो हमारे वार्ड्स हैं जितने भी, उसमें हमारे जो R&B के जेई हैं उनको जिम्मेवार बनाया गया है। अपने अपने वार्ड्स में R&B के जो जेई हैं हमारे, वो उन अनऑथराइज्ड होर्डिंग्स को हटाएंगे। इसके साथ साथ हम और भी प्रयास कर रहे हैं लोगों के लिए अनऑथराइज्ड होर्डिंग्स के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए। तो एक 1916 जो हमारा पुराना कंप्लेंट नंबर है एमसी का, उस पर अगर कोई अनऑथराइज्ड होर्डिंग लगी है उस पर भी लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। एक माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें नोडल ऑफिसर लगाए हुए हैं जो वो DSP हेडक्वार्टर रघुवंशी जी हैं। उनका नंबर भी हमने एमसी की वेबसाइट पर भी डाल दिया है। उस नंबर पर भी लोग अनऑथराइज्ड होर्डिंग से रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और नंबर एमसी का, एक 1916 मैंने नंबर बताया, और हमने एक और नंबर भी अभी किया है स्टार्ट, जो कि पहले गार्बेज कलेक्शन के लिए था। उस नंबर पर भी लोग व्हाट्सएप से अनऑथराइज्ड
होर्डिंग की पिक्चर भी भेज सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और ये नंबर रहेगा 9805226492। इस नंबर पर भी अनऑथराइज्ड होर्डिंग की कंप्लेंट की जा सकती है। ऑलरेडी इसके अंदर जुर्माने का प्रावधान था और उसमें अगर कोई अनऑथराइज्ड होर्डिंग फिर भी लगाता रहता है तो उसे 10,000। जिला कांगड़ा धार्मिक पर्यटन के लिए प्रख्यात है। बात करें श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम की तो वहां पर भाग सुना की तो वहां पर श्रद्धालुओं ने मनोरंजन और सुविधा के लिए नौका विहार शुरू करने के साथ ही लंगर भवन बनाने की योजना की है। वहीं श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम स्थित तालाब के में कुछ वर्ष पहले लगती बनेर खंडर में आए दिन पानी के तेज बहाव के चलते रेत बहती जाती थी, जिसके चलते मंदिर प्रशासन की ओर से तालाब को खाली करवाया गया और वहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से मंदिर का सुंदरीकरण करने के साथ ही तालाब का भी नया रूप प्रदान किया गया। अब तालाब में मंदिर प्रशासन की ओर से नौका विहार शुरू करने की योजना दी गई है और वही जानकारी के अनुसार तालाब में पैडल वाली 4 नौकाएं रखी गई है, जिसका श्रद्धालु आनंद उठा सकेंगे। धर्मशाला जो हमारा क्षेत्र है वो रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। यहाँ माँ चामुंडा का मंदिर है और साथ में भागसुनाग मंदिर भी है। माँ चामुंडा में एडीबी से भी काफी हमें फंड्स मिले थे और वहाँ पे डेवलपमेंट की गई थी। सरोवर पुनः वहाँ पे बनाया गया है। तो अब आगामी वर्ष में हम वहाँ पे नौका विहार दोबारा करवाना चाहेंगे और इसके लिए जो प्रक्रिया होती है, टेंडरिंग प्रोसेस इत्यादि है, उसको हम शुरू कर देंगे जैसे ही हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होता है। उसके अतिरिक्त जो भागसुनाग मंदिर है वहाँ पे काफी दानी सज्जन आते हैं और लोग लंगर जो है वो करवाते हैं। तो वहाँ एक अच्छा लंगर भवन नहीं है और हमारे ट्रस्टीज की तरफ से भी यह एक मुद्दा उठाया गया है। तो आने वाले समय में भागसुनाग मंदिर में भी हम अपना लंगर भवन बनाना चाहेंगे और वहाँ पे लोगों को ये सुविधा देना चाहेंगे। तीसरा, हमारे पास ध्रुवेश्वर महादेव है जिसके समीप डल झील है और डल झील को काफी मुरम्मत की जरूरत है, आवश्यकता है वहाँ पे, क्योंकि अपने आप जल का रिसाव हो रहा है। तो इस विषय में भी आज हम वहाँ पे मौका देखने जा रहे हैं। तत्पश्चात एक हम बैठक रखेंगे और उससे पहले भी एक प्राक्कलन सरकार हिमाचल प्रदेश को गया हुआ है और वो प्राक्कलन कहाँ पहुंचा है, उसमें कितनी फंडिंग आई है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, टेंडर प्रक्रिया क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था इसलिए हम कर नहीं पाए थे। तो जैसे ही हमारे चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी इमीडिएटली उसके बाद हम टेंडर्स को लागू करेंगे। पैडलिंग वाली ही होगी, डीजल वाली से थोड़ा नुकसान हो सकता है। साथ में हमें ये भी देखना है कि जो हमने सरोवर रीले किया है तो बोट से उसकी जो सीढ़ियां हैं वो नुकसान ना हो, तो वो वाला इंतजाम भी हमें करना है। अभी के लिए हमने जो प्राक्कलन हम तैयार कर रहे हैं, टेंडर्स जो हम कर रहे हैं, उसमें 4 बोट्स का है। बाकी फिजिबिलिटी देखेंगे, 4 से कम भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम 4 का है। हिमाचल के कांगड़ा में उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने चिन्मय ग्रामीण विकास संस्था, तपोवन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धर्मशाला की ओर से संयुक्त रूप से पंचायती राज संस्थानों के पुरुष की भूमिका और लैंगिक संवेदीकरण विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बने और ग्रामीण विकास में सबकी भागीदारी हो। गांव में समग्र विकास का ऐसा मॉडल विकसित करने पर पंचायती राज संस्थान से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को बड़ी भूमिका मिले। एनएच चंडीगढ़ मनाली पर बाटमा के समीप एक निजी होटल के पास सुबह करीब 1:30 बजे मनाली से उड़ीसी लौट रहे पर्यटक
बस तीखा मोड़ होने के कारण नियंत्रण खो बैठी, जिससे सड़क के किनारे पलट गई और इस बस में 40 पर्यटक सवार थे, जिसमें 16 पर्यटकों को चोटें आई हैं, जिसमें से 4 को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बहरहाल मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार तड़के करीब 1:30 बजे NH चंडीगढ़ मनाली पर मनाली से उड़ीसी लौट रहे पर्यटक पर बस तीखा मोड़ होने के कारण नियंत्रण एक निजी बस होटल के पास सड़क के किनारे पलट गई, जिसमें करीब 16 लोग चोटिल हुए और जिसमें से 4 बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल के पीजीआई रेफर कर दिया गया है। जैसे ही इस बस हादसे का पता चला तो जिला प्रशासन को पता चला। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच की कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।